एक बार फिर से 23 से 25 तारीख तक नोतम मॉर्निंग को इशू किया गया, जिसमें में भी निर्भय मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स को कम्प्लीटली बंद करने का फैसला किया गया है और बदले में 7 अलग अलग कंपनीज को सेटअप करने का फैसला किया जा रहा है। बहुत ही जल्द ATAGS की फाइनल ट्रायल शुरू होने वाला है, लेकिन इसके बाद भी इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, इसको लेके कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। किसी भी एरियल बैटल में 1 साल पहले तक इंडियन एयरफोर्स के पास पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के खिलाफ जो एडवांटेजेस मौजूद थे वो शायद आगे चल के नहीं रहने वाले हैं। और अंत में चाइनीज एयरफोर्स के फाइटर पायलट की स्टेटमेंट के मुताबिक चाइनीज J-20 में अभी कुछ खास अपग्रेड होने वाले, जिसके बाद ये F-22 से भी बेहतर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट निर्भय मिसाइल को लेके। रिसेंटली भारत की तरफ से एक नोतम मॉर्निंग को इशू किया गया है और इसे बे ऑफ बंगाल के ऊपर लगभग 750 किलोमीटर के दायरे में इशू किया गया है। ज्यादातर जो उम्मीद है वो यही किया जा रहा है कि इस बार निर्भय मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है। पिछली बार जब निर्भय मिसाइल को टेस्ट किया गया था तो वो सफल नहीं हुआ था। मेनली इसमें जो नई इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें कुछ गड़बड़ी सामने आई थी, जिस वजह से तब से इसको ठीक किया जा रहा था। और पहले ऐसा लगा था कि यहाँ पर कुछ मेजर इशू होने वाले थे, लेकिन बाद में DRDO की तरफ से कंफर्म कर दिया गया कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत इसमें नहीं है, जिस वजह से अगले साल से इसकी टेस्टिंग को शुरू करने की बात की गई थी। अगर यहाँ पर कोई मेजर इशू होता तो इसको टेस्ट करने में लगभग 2 से 3 साल का वक्त लग जाता। अभी यहाँ पर निर्भय मिसाइल की जो फ्रेश ट्रायल किए जाएंगे उसमें DRDO की तरफ से डेवलप किए गए टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको हम लोग अभी स्मॉल टर्बोफैन इंजन कह रहे हैं, क्योंकि आगे चल के निर्भय मिसाइल में सैटर्न 36 MT इंजन के बदले इसी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि निर्भय मिसाइल एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और इससे दुश्मन की हाई वैल्यू टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको ब्रह्मोस मिसाइल का कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी कहा जा सकता है। अगला अपडेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेके, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेके अभी कुछ बड़े खबर सामने आए हैं। रिव्यू न्यूज और हमारे लगभग सभी मीडिया एजेंसी की तरफ से पब्लिश किए गए अलग अलग रिपोर्ट में ये बताया गया कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में कुछ मेजर रिफॉर्म लाने का फैसला किया जा रहा है। अब नॉर्मली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स को सबसे पहले 1775 में सेटअप किया गया था, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, और उसके बाद धीरे धीरे देश भर में अलग अलग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को सेटअप किया गया था। और अभी कुल मिलाकर 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पूरे देश भर में मौजूद है, जो कि हमारी आर्म फोर्सेस के लिए जरूरी मेजर एमुनिशन को मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला किया गया है और इनकी जगह में 7 अलग अलग नए कंपनीज को सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है। ये सब भी अभी पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओन कंपनी होने वाले हैं और इसमें अभी जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर अभी जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो आगे भी गवर्नमेंट सर्वेंट ही रहने वाले हैं और ये आश्वासन अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा दिया गया है। अगर शॉर्ट में बताया जाए तो टोटल 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बदले अभी 7 नए कंपनीज को फॉर्म किया जाएगा, जिनको उनकी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हिसाब से अलग अलग नाम दिए जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स के द्वारा जो काम किया जा रहा था उनको अब इन 7 कंपनीज के बीच बांट दिया जाएगा और ये लगभग 7 अलग अलग कंपनीज होंगे जो कि अलग अलग चीजों को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। इनमें से सबसे पहले तो एक एमुनेशन और एक्सप्लोसिव ग्रुप को बनाया जाने वाला है, जो कि सभी प्रकार की एमुनेशन को और एक्सप्लोसिव्स को मैन्युफैक्चर करने वाली है। दूसरा व्हीकल ग्रुप होने वाला है, जो कि अलग अलग टाइप की मिलिट्री व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करेगी, जिसमें टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ट्रॉलर वगैरह मौजूद रहेंगे। और इसके बाद वेपन और इक्विपमेंट ग्रुप रहेगा, जो कि स्मॉल आर्म्स और वेरियस कैलिवर्स की गन्स को मैन्युफैक्चर करने वाली है। इसके अलावा ट्रूप कंफर्ट आइटम ग्रुप, एनसीरी ग्रुप, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ग्रुप और पैराचूट ग्रुप होने वाले, जो कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से आइटम्स को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। लेकिन अभी तक इनकी कोई भी ऑफिशियल नाम रखा नहीं गया, जो कि आगे चल के क्लियर किया जा सकता है। अभी क्या है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एक ही कंपनी और उसके अंदर जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ब्रांचेस मौजूद हैं वहां पर भी अलग अलग आइटम को बनाया जाता है। जैसे कि कोलकाता में राइफल्स मैन्युफैक्चर होता है, जबलपुर में आर्टिलरी गन्स या बड़े साइज की गन्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, अबाड़ी में टैंक्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर आर्मर्ड व्हीकल को मैन्युफैक्चर किया जाता है। हमारे कोरापुट डिवीजन में एरो इंजन से रिलेटेड इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो अभी इन सभी चीजों को अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करने के बाद अलग करने का फैसला किया जा रहा है।
मुझे पता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के लोग भी हमको देखते हैं, तो इसके बारे में आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ अगर शेयर करेंगे तो गवर्नमेंट के इस डिसीजन को लेके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों को समझने में हमको थोड़ी आसानी होने वाली है। जैसे अभी फिलहाल सुनने को मिला है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अलग अलग संगठन की तरफ से इस बात को लेके स्ट्राइक वगैरह करने की बातचीत किया जा रहा है। अगला अपडेट एटीजेस को लेके। आप सब जानते हैं कि एटीजेस को लेके पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा चल रहा था कि एटीजेस को इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा या इसके जगह पर एथॉस गन को खरीदा जाएगा। पर दिक्कत ये कि पिछली बार जब इसको टेस्ट किया जा रहा था तो इसका बैरल फट गया था, जिसके बाद इसकी फर्दर ट्रायल कंप्लीट होने तक इसकी सभी इंडक्शन प्रोसेस को वहां पे रोक दिया गया था। अभी बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते ही एटीजेस की फाइनल ट्रायल को शुरू किया जाएगा, जिसमें इसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेकर टेस्टिंग होने वाली है, जिसमें इसको अलग अलग ट्रेन में ले जाकर टेस्ट किया जा सकता है। अभी इसकी जो टेस्टिंग किया जाएगा वो लगभग 3 हफ्तों तक कंडक्ट किया जाएगा, जिसके बाद आर्मी की तरफ से डिसाइड किया जाएगा कि इसकी फर्दर फील्ड एवोल्यूशन ट्रायल को करना चाहिए या फिर अभी इसको आर्मी में शामिल करने के लिए क्लियरेंस देना चाहिए। इस दौरान इसकी मोबिलिटी ट्रायल्स भी कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें डेजर्ट कंडीशन में इसको टेस्ट किया जाएगा और इसके बाद जाके आर्मी ट्रेनिंग कमांड की तरफ से इसको क्लियरेंस दिया जाएगा कि इसको आगे चल के इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा या नहीं, या फिर इसकी कुछ और ट्रायल कंडक्ट किए जाएंगे। वैसे मेरे हिसाब से इसकी 1-2 ट्रायल और भी कंडक्ट करना चाहिए, जिसमें इसको मंगल ग्रह में ले जाके वहां पे इसको टेस्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां पर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वरना हम एथॉस गन को आसानी से खरीद सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक एटीजेस में एक 25 लीटर चैम्बर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि नेटो स्टैंडर्ड के एमुनिशन 23 लीटर के होते हैं और इसी वजह से एटीजेस ज्यादा दूरी तक मार कर पाता है। लेकिन इसको लेके सेफ्टी इशू भी सामने आ सकते हैं और ये इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर के ऊपर भी असर डाल सकता है। पहली बात तो ये कि एक्सपोर्ट तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हमको खुद को इसको इंडक्ट करना चाहिए। और जब ट्रायल के दौरान एक बार बैरल फटने की वजह से M777 की डील में कोई असर नहीं पड़ा था, तो अभी एटीजेस का बैरल फटने के बाद इसको इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है, जबकि उस बार भी यही इशू बताया गया था कि उस बार जो एमुनिशन थे वो खराब थे और एटीजेस के बैरल फटने के बाद यही बताया गया था कि जो एमुनिशन थे वो खराब थे। और ये बात आप सबको अच्छी तरीके से पता है कि ऐसे हादसे कई बार हो चुके हैं और एटीजेस में कई सालों में पहली बार हुआ था जहां पर इसका बैरल फटा था, जबकि बाकी किसी भी गन की बात करें तो उसमें ये कई दफा हो चुका था। लेकिन फिर भी अभी जानबूझकर एटीजेस की ट्रायल को और ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। आप सबको याद होगा पिछले साल जब भारत और चाइना के बीच फेसअप शुरू हुआ था, उस दौरान चाइना के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बस गिने चुने एयरबेस ही मौजूद थे। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के बीच एयर वॉर होता है तो भारत के पास एडवांटेजेस होने वाली, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब हमारे पास चाइना के मुकाबले काफी ज्यादा एयरबेस मौजूद है, जो कि फुल्ली प्रोटेक्टेड एयरबेस है। जबकि चाइना की बात करें तो चाइना के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बस 3 ही ऐसे एयरबेस मौजूद हैं जिसमें वो मैक्सिमम 100 एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर सकता है और बदले में हम सेम टाइम में 250 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करने वाले हैं, जिससे हम इजीली चाइना को आउट नंबर भी कर सकते हैं। और ऊपर से चाइनीज एयरवेज में, चाहे वो होटान एयरवेज हो, कसगर एयरवेज हो या फिर गरगुंसा एयरवेज हो, इन सभी में कोई भी हार्डन शेल्टर मौजूद नहीं था और चाइना के जो एयरक्राफ्ट होते थे उनको खुले में रखा जाता था, जिस वजह से किसी भी इंडियन एयर रेड जैसे सिचुएशन में हमारे लिए काफी इजी टारगेट बनने वाले थे। और ये बात चाइना भी अच्छी तरीके से जानता था, जिस वजह से पिछले 1 साल के अंदर चाइना अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर एयर पावर को मजबूत करने की कोशिश करने लगा है। कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था कि चाइना अपनी एयरवेसेस को काफी तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है और आज इसको लेके मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से भी एक रिपोर्ट दिया गया जिसमें ये बताया जा रहा है कि चाइना अभी होटान एयरवेज, कसगर एयरवेज और नगरीगुंसा एयरवेज को अपग्रेड करने के साथ साथ इस रीजन में नए एयरवेज को भी सेटअप करने लगा है। होटान एयरवेज में कंप्लीट नई रनवे को बनाया जा रहा है और शायद इसकी साइड में चाइना एक अंडरग्राउंड टनल को भी बना रहा है। नगरीगुंसा एयरवेज में अभी चाइना लगभग 12 हार्डन शेल्टर्स को बना रहा है, साथ ही वेपन स्टोरेज डिपो और मेंटेनेंस हैंगर्स वगैरह यहाँ पे बनाया जा रहा है। लासा एयरवेज की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 24 के आसपास हार्डन शेल्टर्स को बनाया जा रहा है, जबकि 1 साल पहले यहाँ पर एक भी हार्डन शेल्टर मौजूद नहीं था। कसगर एयरवेज में भी नए शेल्टर्स को बनाया जा रहा है और इसी बीच चाइना अपनी चांगदू बांग्ला एयरपोर्ट को भी अपग्रेड करना शुरू कर चुका है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के काफी करीब है। इसके अलावा अभी तिगरी और दामसुंग एरिया में चाइना 2 नए एयरबेसेस को सेटअप कर रहा है, जो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ठीक ऑपोजिट साइड में मौजूद है। यानी कि चाइना को अभी बात अच्छी तरीके से पता लग गया था कि अगर जंग होता है तो ऐसे सिचुएशन में उसको क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और अभी वो इसके लिए पूरी तरीके से और जोश और तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। तो आगे चल के भारत और चाइना के बीच अगर इस रीजन में कोई भी एयर एंगेजमेंट होता है
तो हमारे पास पहले जो एडवांटेजेस मौजूद था वो आगे चल के शायद ही नहीं रहने वाले। अगला अपडेट इसरो की तरफ से। कल मैंने आप सभी को बताया था कि हमारी कैबिनेट कमेटी की तरफ से डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए एक सेपरेट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, और उसके बारे में अगर जानना है तो आप कल वाली डिफेंस टॉक वीडियो देख सकते हैं। और अभी हम उसी से रिलेटेड कुछ और अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कल कैबिनेट कमेटी की तरफ से डीप सी माइनिंग करने के लिए एक प्रपोजल को अप्रूवल दिया गया था, जिसको ओरिजिनली हमारी अर्थ साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया था, और इसमें हम लगभग 6000 मीटर की गहराई तक जाने वाले हैं। इसी वजह से इसरो की तरफ से इसमें मदद करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि 6000 मीटर की गहराई तक जाने के लिए और डीप सी माइनिंग करने के लिए हमें जिस तरीके की सबमर्सिबल व्हीकल की जरूरत पड़ने वाली है, उसको अगर कोई बना सकता है तो वो इसरो है। अब इसरो को स्पेस कैप्सूल बनाने का अनुभव है और सेफ्टी इक्विपमेंट बनाने का भी काफी अच्छा खासा अनुभव है, जिस वजह से इसरो की तरफ से अभी इसके लिए एक अंडर वाटर व्हीकल को बनाने की कोशिश किया जाने वाला है, जो कि लगभग 6000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम होने वाला है, और उसमें खुद की ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ बाकी सभी एविनिक्स मौजूद होने वाली है। अभी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की तरफ से भारत को लगभग 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को एलोकेट किया गया है, जिनकी एक्सप्लोरेशन हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभी हमारे पास सही इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, और ना ही ऐसे इक्विपमेंट आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं जिसको खरीदकर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पिछले 2 सालों से भारत यूनाइटेड स्टेट और जापान के साथ भी बातचीत कर रहा था, लेकिन दोनों की तरफ से ऐसे सिस्टम भारत को देने के लिए इनकार कर दिया गया था। पर इसको लेके अब रशिया के साथ बातचीत किया जा रहा है, और अभी आगे चल के एक स्पेशल अंडर वाटर वेसल को भी बनाया जाने वाला है, जो कि लगभग 500 डिग्री की टेम्परेचर को झेलने में सक्षम होने वाला है, और होपफुली इसको इसरो के द्वारा ही बनाया जाने वाला है। अगला अपडेट J-20 को लेके। वैसे देखा जाए तो पूरे चाइनीज एयरफोर्स में ये इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जिससे इंडियन एयरफोर्स के सुखोई को असल मायने में खतरा होने वाला है, और अभी चाइना की तरफ से अपनी J-20 में कुछ बदलाव करने का प्लान भी किया गया है। चाइनीज मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अभी J-20 में थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाला है, और वो अभी इसमें 3D नहीं बल्कि 2 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हालांकि 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम एयरक्राफ्ट को अजीबोगरीब मैन्यूवर्स को करने की क्षमता देता है, लेकिन असल मायने में डॉग फाइट के दौरान या किसी भी एरियल एंगेजमेंट के दौरान 2 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम ही काफी होता है। और इसका एक फायदा ये भी होता है कि इससे एयरक्राफ्ट की रडार सिग्नेचर को कम किया जा सकता है, और साथ ही हीट सिग्नेचर को भी रिड्यूस किया जा सकता है, जबकि 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से ही F-22 में 2 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और 2018 में एक बार J-20 के डिजाइनर वांग वई ने बताया था कि उनके पास अभी J-20 के लिए 2 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम मौजूद है, लेकिन अभी तक उनको इंस्टॉल नहीं किया गया। अभी हाल ही में एक चाइनीज टीवी को इंटरव्यू देते हुए J-20 के फाइटर पायलट ली गांग ने बताया कि अभी तक पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में जितने भी J-20 है उन सभी में सर्कुलर नोजल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन आगे चल के इन सभी में 2 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद चाइनीज फाइटर पायलट के मुताबिक ये F-22 से भी बेहतर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।